Good morning students. Welcome to my YouTube channel Kumar Classes by Keshav sir. प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने जाना था जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। जॉन डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी में उसके पोस्टुलेट्स, ड्रॉबैक्स और मॉडर्न डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में हमने जान लिया था। फिर उसमें जाना था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में जाना था। आज हम जिस टॉपिक की बात करें उस टॉपिक का नाम है एटॉमिक मास। देखो हम बहुत पहले की बात करें तो यहाँ पे देयर इज नो डिवाइस टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी क्या बोलते हैं सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं थी। तो उस टाइम पे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सपोज कर लिया कि जैसे सपोज किया कि एक सब्सटेंस है, एक बॉक्स है, सिलेंड्रिकल है, इस सिलेंडर का सब्सटेंस सपोज क्या उन्होंने कितना है 1 kg। इसका सपोज क्या कर लिया कि 1 kg और फिर उन्होंने क्या कहा कि कैलकुलेट द मास ऑफ एन एलिमेंट। सपोज करा मान लिया तो उन्होंने क्या किया, बीम बैलेंस बनाई। क्या बनाते, बीम बैलेंस बनाते। जिसकी एक तरफ क्या किया, एक एलिफेंट रख दिया या कोई इसका वेट उन्हें कैलकुलेट करना था। ठीक है, और फिर क्या किया, धीरे धीरे इस पे बॉक्स रखना स्टार्ट किया। जैसे सपोज करो उसने फर्स्ट टाइम पे क्या रखा, फर्स्ट केजी का बॉक्स रखा, सेकंड केजी रखा, ऐसे करते करते क्या किया उसने, सपोज करो 100 केजी या 100 बॉक्स रख दिए। ठीक है, 100 बॉक्स रखती है। तो उसके बाद उसने इमेजिन करा कि 100 बॉक्स पे इसका जो मेजर था वो बिल्कुल इक्वल आ गया। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि मास या वेट ऑफ एलिफेंट इज 100 सिलेंडर। ठीक है, जो किसी इक्वल था 100, एक सिलेंडर किसी इक्वल था केजी के, तो क्या हो गया 100 केजी इसका वेट आ गया। ऐसे उन्होंने मान लिया। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद क्या होता है, इस टाइम पे हमारे पास में मास स्पेक्ट्रोमीटर प्रेजेंट होता है। उस मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस का एग्जैक्ट जो मास होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो मास कैलकुलेट करने की स्टार्टिंग है, तो मास कैलकुलेट करने की स्टार्टिंग होती है 18th सेंचुरी के अंदर। देखो 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या किया कि 18th सेंचुरी के टाइम पे क्या किया, सबसे पहले मास कैलकुलेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। तो हम बोलते हैं देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट टू कैलकुलेट द मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया गया कि हाइड्रोजन लिया गया। सबसे पहले क्या लिया 18th सेंचुरी में, उन्होंने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया। ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, और उस हाइड्रोजन के रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना स्टार्टेड किया। ठीक है, देखो हाइड्रोजन के रेफरेंस में उन्होंने मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। अब मास कैलकुलेट किसी के रेफरेंस में करते तो वो ये कहते हैं कि जो सब्सटेंस है वो इस स्टैंडर्ड से कितना हेवियर है, इस स्टैंडर्ड यूनिट से कितना हेवियर, उसी के रेफरेंस से उसका मास कैलकुलेट किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें अपन, हाइड्रोजन इन्होंने लिया तो उन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ टाइम्स, क्या कहा इन्होंने हाइड्रोजन के रेफरेंस में, नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम्स इट वाज हेवियर देन द एटम, इट वाज heavier than the atoms of hydrogen, heavier than the atom of hydrogen taken as 1। कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। वैसे एग्जैक्ट एटॉमिक मास की बात करें तो 1.008 U होता है यूनिट, लेकिन हम यहाँ पे कर रहे हैं टेकन एज 1। जब हाइड्रोजन का जो मास 1 टेकन किया तो इसके रेफरेंस में कोई दूसरा एटम है वो कितना हेवी है, इसके रेफरेंस में क्या किया, सब्सटेंस का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया।
सेकंड की बात हुई कि ये तो 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी की बात करें तो 19th सेंचुरी में जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई, 19th सेंचुरी में जो स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई उसको क्या थी, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने मान लिया, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट ने इसे माना, लेकिन इसके दो आइसोटोप्स थे, एक था O16 और एक था O18, ठीक है। तो जो दो आइसोटोप्स में परसेंट था, तो जो O16 था 99.957% परसेंट था, और जो दूसरा अनदर आइसोटोप्स था, अनदर आइसोटोप्स, इसकी बहुत लेस क्वांटिटी। जब इन दोनों के थ्रू क्या किया गया, एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया, तो इनकी जो यूनिट थी उसमें डिफरेंस डेवलप हो गया, डिफरेंस डेवलप हुआ, ठीक है। जिस डिफरेंस के कारण क्या गया, इसको हमने रिजेक्ट करना पड़ा। 20th सेंचुरी, सॉरी ये 20th सेंचुरी की बात है, ठीक है। फिर आता है 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी जैसे हम बात करें इन 1961 के टाइम पे जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे कार्बन माना गया, ठीक है। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड यूनिट माना गया। 1916 के टाइम पे कार्बन 12 को क्या माना गया, स्टैंडर्ड यूनिट में एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। और कार्बन 12 के रेफरेंस में किसी भी सब्सटेंस का क्या किया, एटॉमिक मास कैलकुलेट करना स्टार्ट किया गया, ठीक है। आ रही बात आपको समझ में? तो 1916 में क्या किया, स्टैंडर्ड यूनिट किसे बोला गया, कार्बन 12 को बोला गया। तो कार्बन 12 के रेफरेंस में किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को कैलकुलेट किया कैसे करते हैं, तो कैसे किया गया कि इन्होंने क्या किया, जो कार्बन है, कार्बन 12 के इक्वल पार्ट की 12 इक्वल पार्ट, ठीक है। और हर इक्वल सिंगल पार्ट का जो मास था वो 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम्स कैलकुलेट किया। मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम के रेफरेंस में इन्होंने क्या करना किया, स्टार्ट किया। मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम के रेफरेंस में क्या किया, किसी भी एटम या सब्सटेंस का इन्होंने मास कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। आ रही बात आपके समझ में? आगे देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, या व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन की बात करें। जैसे हम बात करें मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम्स की बात करें, तो इसका जो मास नंबर होता है वो क्या हो गया, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 इंटू 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। ये जो 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम स्टार्ट किया, इस यूनिट को बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं, AMU। तो मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम का क्या है, मास, एटॉमिक मास 14 AMU। क्या आ गया, 14 AMU। ये जो 14 AMU है, ये AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU की फुल फॉर्म क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है किसके रिलेटिव में क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया, तो वो कौन है यहाँ पर, कार्बन 12 एटम्स। कार्बन 12 मतलब 1/12 मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम के रेफरेंस में क्या किया गया, कैलकुलेट किया गया। तो किसी भी सब्सटेंस का जब एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है वो किसी अनदर सब्सटेंस के रेफरेंस में या उसके रिलेटिव में कैलकुलेट किया जाता है, तो इससे जो एटॉमिक मास है, इस एटॉमिक मास को बोलते हैं अपन रिलेटिव एटॉमिक मास। इसे अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। दैट मींस एटॉमिक मास इज आल्सो नोन एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर स्टूडेंट? जैसे अब और एग्जांपल्स की बात करें, देखो जैसे आप लोगों से कहते हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे बात करें मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, इसका मास करें तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मास 16 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 16 AMU। 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना हो गया, 16 AMU। ठीक है, तो ये सब क्या है, एटॉमिक मास शीट होती है। आया आपको समझ में? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे हमने बोला मास ऑफ सोडियम एटम, मास ऑफ सोडियम एटम की बात करें तो इसका मास ऑफ सोडियम एटम क्या है, 23 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट मीन्स 23 AMU। 23 तो सोडियम एटम का क्या हो गया, मास कितना हो गया, 23 AMU होता है। आई बात, तो अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर इस AMU जो है, इस AMU की वैल्यू क्या होती है, तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम क्या करें, किसी भी सब्सटेंस के एग्जैक्ट मास को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है, दोस्तों उसके बारे में जाने। एटॉमिक मास इज द नंबर, एटॉमिक मास इज अ नंबर, मतलब ये बोल रहा है कि एटॉमिक मास क्या होता है, नंबर होता है विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स, विच जो ये बताता है कि विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स an atom of element, an atom of an element is heavier than element is heavier than 1/12 of mass of 1 कार्बन 12 एटम। मतलब कोई भी एटम है या किसी भी एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट जो एटम है वो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम से कितने हेवी होते हैं, उस मास को अपन क्या कहते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, या इट इज नॉन एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। क्लियर? इसी को अपन क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, दैट मीन जैसे अपन ने क्या बात करी, एग्जांपल्स की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर एटम की बात करें वो कितना होगा, 32 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, दैट मीन्स 32 AMU। ये किसका हो गया, मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 सल्फर एटम्स हो गया। क्लियर है, ये बातों को समझ में आ गई। इसके बाद अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ AMU। वैल्यू ऑफ 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, देखो अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें, अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर की बात करें तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसकी वैल्यू मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी होती है,
1.99 into 10 to power minus 24 ग्राम। कितनी होती है? 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम होती है। तो हम बात करते हैं किसकी? एएमयू की। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम अपॉन 12। इसे 12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। भाई 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना आ रहा है अकॉर्डिंग टू मास स्पेक्ट्रोमीटर? 1.99 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। तो इसमें 12 से डिवाइड कर दिया, कितना है? तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 AMU की? 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। कितने थी? 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। तो 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। अगर इसी के थ्रू अगर आप लोगों से कोई बोले कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, आपके पास 1 AMU की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। आपके पास AMU की वैल्यू तो आ चुकी है। आपसे बोले कि व्हाट इज द मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोले? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना होगा, इसके कैलकुलेट करें तो यूनिटरी फैक्टर लगा देते हैं इसके अंदर। कैसे? अगर हम बात करें कि मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। तो अगर इसे करते हैं 1 AMU तो यूनिटरी फैक्टर लगाएं 1, तो इसकी वैल्यू AMU में कितनी आएगी? 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम अपॉन में 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। 24 से कैंसिल आउट और इससे कैलकुलेट करते हैं तो 1.008 AMU। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितनी होती है हाइड्रोजन की? 1.008 AMU, ठीक है। 1.008 AMU होता है। आजकल क्या किया कि AMU की शॉर्ट फॉर्म लिखना स्टार्ट कर दिया, तो इसी को बोलते हैं 1.008 U, यूनिफाइड मास ही बोलते हैं। AMU को कन्वर्ट किस में कर दिया गया है? यूनिफाइड मास में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। आ रही आपको बात समझ में? तो याद रखना कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। और हाइड्रोजन की क्या होगी? मास क्या हो गया? 1.008 AMU। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, राइट डाउन करो, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब ये तो एक 1 एटम्स का था, लेकिन आपको पता है कि जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है आइसोटॉपिक फॉर्म्स के अंदर। तो आइसोटॉपिक फॉर्म्स के अंदर क्या होता है? एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाए वो देखना। जैसे हम एक एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल्स लेते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल्स है। जैसे हम क्या कह रहे हैं कि इस एनवायरनमेंट में जो एटम्स हैं, काफी सारे एटम्स क्या करते हैं? आइसोटॉपिक फॉर्म्स में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। जब काफी सारे एटम्स क्या करते हैं? आइसोटॉपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं वो नॉर्मली क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास। तो हम बात करते हैं एवरेज एटॉमिक मास कि व्हाट इज द मीन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास।
देखो एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, ये किस बेसिस पे आया है। एवरेज एटॉमिक मास किस बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज। हम किस पे बेस करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच एटम्स और आइसोटॉप्स। हम आइसोटॉप्स की बात कर रहे हैं, तो ईच आइसोटॉप्स इन एनवायरमेंट। तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटॉप्स प्रेजेंट, मतलब इस एनवायरमेंट के अंदर आइसोटॉप्स प्रेजेंट किस परसेंटेज पे प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम एवरेज एटॉमिक मास की क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। देखो करके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे क्लोरीन, एक क्लोरीन में 35 और एक है क्लोरीन 37। दोनों का ही जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेवन, लेकिन दोनों का ही कहते हैं मास नंबर क्या है, एक का 35 और एक का 37। क्लियर है। देखो जो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है वो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं 3:1 में, 3:1 में। तो हम इसका कहते हैं जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं वो किस फॉर्मूला के बेस पे करते हैं, m इंटू ए प्लस m इंटू बी अपॉन m प्लस n। इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या करते हैं अपन, इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। किस बेस पे करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। देखो आप पूछोगे कि n है क्या, तो हम बोलते हैं n क्या है, मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स। फर्स्ट आइसोटॉप्स कौन सा है, क्लोरीन 35। ए क्या है, रेशियो ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप्स कि क्लोरीन 35 का रेशियो कितना है, 3। इसी तरह हम n की बात करते हैं, n क्या है, मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स, और b क्या है, रेशियो ऑफ सेकंड आइसोटॉप्स। ठीक है। देखो करो इसे कि मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप कितना है, 35 इंटू ए कितना है, रेशियो 3 प्लस कितना है 37 इंटू 1 अपॉन 3 कितना है, m कितना है 35 प्लस 37। जब इसको अपन सॉल्व आउट करते हैं तो अपने पास क्लोरीन की जो एटॉमिक मास यूनिट आती है वो आती है 35.5 यू। दैट मीन्स अगर हमसे कोई बोले कि हमें क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना लेना है, तो हमें एटॉमिक मास ना तो 35 लेना है ना 37 लेना है, हमें एटॉमिक मास का लेना होगा 35.5। दैट मीन्स कि एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन neither be taken 35 nor 37, it is also taken as a 35.5 U। क्लियर हुई आपको बात। देखो ये हो गया आपकी रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसी को कहते हैं अपन, सॉरी इसके बाद हमने क्या जान लिया, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। तो नॉर्मली बहुत सारे एटम्स हैं जिन्हें अपन क्या करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास के रेफरेंस में क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। ठीक है। जब तक आगे से राइट डाउन करो फिर बढ़ते आगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। देखो अब एवरेज एटॉमिक मास के बाद हम बात करते हैं ग्राम एटॉमिक मास की। किसकी बात करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास की। देखो समझना आप इसे, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, देखो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एक एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे हमने बोला
कि मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 AMU. मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 16 AMU. हमने बोला ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16 AMU. अगर हम इस AMU की जगह क्या यूज करें, जी ग्राम यूज करें, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इफ atomic mass unit, if atomic mass unit convert into gram, atomic mass unit convert into gram, then it is known as gram atomic mass. That means कि हम इसे क्या बोलेंगे, 16 ग्राम. तो ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया, 16 ग्राम. तो जैसे एग्जांपल्स की बात करें, नाइट्रोजन है आपके पास में, ठीक है. अगर हम बात करें एटॉमिक मास की बात करें तो 14 AMU और 14 ग्राम. 14 ग्राम क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, और AMU क्या हो गया, एटॉमिक मास. सारी बात. इसी तरह हम बात करें कि सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या हो गया, 23 AMU, ये एटॉमिक मास यूनिट हो गई, और 23 ग्राम ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास. तो इसका मतलब साफ है, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब है इफ द एटॉमिक मास इज present in a represent in a gram then known as a gram atomic mass. क्लियर हुआ. इसके बाद हम बात करते हैं, एक अपना नया टॉपिक आता है यहाँ पर. उस नए टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज द मीन ऑफ मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है, जैसे एग्जांपल्स लेते हैं. सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लिया अपन ने H2O. क्या लिया, H2O. इस H2 को हमने क्या लिखा, 2 into 1 plus 16, that means 18 AMU. ठीक है. तो हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन ऑक्साइड, जैसे हम बोलते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं, दो एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का. इनके जो एटॉमिक मासेस का सम है उसे अपन ने क्या कह दिया, मॉलिक्यूलर मास. तो अपन क्या कह सकते हैं, सम ऑफ all the masses, sum of all the masses of all the elements, sum of all the masses of all the element present in a molecule, present in a molecule. कि किसी भी एलिमेंट में प्रेजेंट जो जितने भी मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स हैं उन सबको अपन क्या कहते हैं, उसके मास के सम को क्या बोल देते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. दैट इज नॉन एज अ मॉलिक्यूलर मास. ठीक है. जैसे एग्जांपल्स की बात करें, शुगर. शुगर का एटॉमिक मास कितना होता है, शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11. जब इसका अपन एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो एटॉमिक मास कितना आता है, 12 into 12 plus 22 into 1 plus 16 into 11. इनका टोटल सम करते हैं तो ये कितना आता है, 347. तो शुगर जिसे अपन क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं. इस सुक्रोज का एटॉमिक मास कितना हो गया, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 347
यू या 8 है ना, 347 यूनिफाइड मास हो गया। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, अपने पास है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है। यूरिया, तो यूरिया का अगर एटॉमिक मास है तो वो कितना होता है? 16U। इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसका किया अपन ने शुगर, ठीक है। अपन बात करें जैसे कि मास ऑफ विनेगर, जैसे अपन क्या बोलते हैं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का भी मास कितना आता है? 16U। क्या आता है? 16U आता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें ओलियम, ओलियम ले H2H2O7 ओलियम है। ओलियम का क्या होता है? H2H2O7। कैलकुलेट करो H2H2O7 का मास कितना होगा, कैलकुलेट करो बच्चों। आ गया? नहीं, देखो कैसे, 2 इंटू 1 प्लस एच कितना आता है? 32 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 16, 7 इंटू 16, इसका कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में? देखो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? 118 इज इक्वल्स टू 178। वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? 178U। आई बात समझ आपकी? तो ये क्या हो गया आपके एटॉमिक, सॉरी मॉलिक्यूलर मास। दैट मीन हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में क्या कहा कि सम ऑफ ऑल द मासेस, सम ऑफ ऑल द मासेस, सॉरी सम ऑफ ऑल द मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनका सभी मासेस का सम क्या कर दोगे आप लोग, तो क्या हो जाएगा? वो मॉलिक्यूलर मासेस हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मासेस को अपन को इसे बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? वही बात है, बिल्कुल सेम आएगी बेटा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, देखते हैं इसको अपन। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें, जैसे अपन H2O, ठीक है, H2 के मास की बात करें तो ये होता है 18U, और अपन इसे अगर G में कन्वर्ट कर दें तो 18G। ये क्या हो गया इसका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दैट मीन्स यूनिफाइड मास या हम ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किसमें कन्वर्ट करते हैं अपन? ग्राम में अगर रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर मास को, क्या करते हैं? एक्सप्रेस इन ए ग्राम, देन इट इज नोन एज अ ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसे किससे डिनोट करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिनोट करते हैं। अब देखो एक और इसके बाद जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब हम बात करते हैं फॉर्मूला मास की, ठीक है। फॉर्मूला मास क्या होता है?
फॉर्मूला मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मूला मास? भाई फॉर्मूला मास क्या है? तो एग्जांपल्स की बात करें तो फॉर्मूला मास जो होता है वो जनरली किस में आयनिक कंपाउंड्स में कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि फॉर्मूला मास जनरली यूज इन आयनिक कंपाउंड। जनरली किसमें यूज होता है? ये आयनिक कंपाउंड्स के अंदर यूज होता है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, तो एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स है NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के मास की बात करें तो मास ऑफ सोडियम कितना होगा? 23। क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। टोटल सम ऑफ मासेस क्या हो गया इसमें? 58.5। तो 58.5 जो है ये क्या हो गया? इस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मास हो गया। दैट मीन मैंने क्या कहा कि फॉर्मूला मास जनरली यूज्ड इन आयनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर अपन क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला मास यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे, मुझे कमेंट कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद जो अपना सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है? मोल कंसेप्ट की बात करें, जैसे एग्जांपल्स की छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्लेन थोड़ा कर करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं वाटर। इस वाटर का जो मास है वो कितना है? 18 U, और ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का 18 ग्राम। इस 18 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने परसेंट है? तो जो किसी भी एलिमेंट या सब्सटेंस में या किसी भी आयंस के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बताता है वो कौन होता है? मोल कंसेप्ट होता है। देखो मोल कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले बताने वाला तो साइंटिस्ट था कौन? एवोगाड्रो। मोल कंसेप्ट के बारे में सबसे पहले बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? एवोगाड्रो था। लेकिन लेटर ऑन क्या बोलते हैं अपन यूज करते हैं? ओसवाल्ड। तो ओसवाल्ड ने अपने को क्या बताया? ग्राम एटॉमिक ओसवाल्ड ने अपने को मोल कंसेप्ट के बारे में बताया। और मोल कंसेप्ट क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, या नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कुमार क्लासेस बाय केशव सर पे कमेंट करें, ठीक है, जिससे मैं आगे इसको और इम्प्रूव कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एवरीवन।